ऐसी बात जो है देश के सनातन के लोगों में फैलाया गया कि यह कुंभ 144 वर्ष पर आया है। सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो हैं पैरों से दब दब करके, कुचल कर करके और मर गए। तो इंजीनियर को लोग जो है चोर समझते हैं। हम बचपन से ही हम गलत कार्यों का विरोधी रहा हूँ। फिर पुनः हमको राजस्थान से चुनाव, उनके आशीर्वाद से मैं लड़ा, चुनाव हार गया। जो हमारा चुनाव का काउंटिंग स्थल होता है जी, वहाँ से मेरी लाश जाएगी या कलेक्टर की लाश। एक योगदान तो अपना बताए कि आज़ादी से पहले इन लोगों के कौन से नेता जो जेल में गए। पहले अपराधी हुआ करते थे, अब स्वयं सरकार के मुख्यमंत्री ही अपराधी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं गोरखपुर टाइम्स। हमारे साथ मौजूद हैं बलिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद सनातन पांडे जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत में जो वर्तमान राजनीतिक चर्चाएं हैं, उत्तर प्रदेश है, कुंभ है और जो सबसे बड़ा विषय है सनातन, इन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। सर आपका नाम सनातन है और चर्चा की शुरुआत भी हम करेंगे सनातन से। सर सनातन का एक महापर्व जो महाकुंभ जिसे कहा जाएगा आज समाप्ति की ओर है, आज समापन हुआ है शिवरात्रि के मौके पे, कि इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? न सनातन कभी समाप्त होगा, न सनातन धर्म कभी समाप्त होगा, और न सनातन संस्कृति के आधार पर लगने वाला कुंभ मेला समाप्त होगा। भारत की संस्कृति जी और भारत पर आप अपना धर्म पर विचार करेंगे तो धर्म के नाम पर हिंदू धर्म हो सकता है, इस्लाम धर्म हो सकता है, लेकिन जो हमारी संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है। हमारा धर्म भी सनातन है। हमारा धर्म हिंदू धर्म नहीं है। यह हमारे विपक्षी लोगों की अज्ञानता की देन है कि उसको जो है हिंदू धर्म मानते हैं। हमारे हिंदुओं का धर्म जो है वो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म इतना खुला हुआ है कि हर वर्ग, हर जात, हर धर्म के लोग इसको आत्मसात कर सकते हैं। कुंभ के ऊपर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, कई सारे उनके बयान भी है जिसमें कहा है कि कुंभ में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, फिर कुंभ में भगदड़ होती है, आरोप विपक्ष ये लगाता है कि सरकार आंकड़े छुपाई मृतकों के। देखिए, अगर यह आयोजन सरकार के द्वारा किया गया जी तो जिसका आयोजक होता है उसके कार्य बिना विघ्न के सफल होते हैं, तो ये कहा जाता है कि आयोजक का कार्यक्रम सफल रहा, आयोजक का भी नाम आता है। अगर दुर्व्यवस्था होती है, आयोजन असफल होता है, तो दोष भी जो है उसी के माथे पर मढ़ा जाएगा, उसी का दोष है। यह स्पष्ट रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक महाकुंभ पर ऐसी बात जो है देश के सनातन के लोगों में फैलाया गया कि यह कुंभ 144 वर्ष पर आया है। और हमारी मान्यता है कि अगर हम गंगा में स्नान करेंगे तो हमारे दोष दूर हो जाते हैं। सनातन धर्म में एक मरने के बाद जो आदमी श्रद्धा कर्म को करता है उसको गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि अगर जो व्यक्ति मरा है उसके शरीर का कोई अंश अगर उसके पूर्वजों द्वारा गंगा में प्रवाहित होता है तो भी उसको जो है जीवन के मार्ग से मुक्ति मिल जाती है। और अगर उसके शरीर का कोई अंश गिद्ध, कौवे, पशु पक्षियों द्वारा भी
गंगा तक पहुंच जाता है तब भी उसको जो है मुक्ति मिल जाती है। तो ये गरुड़ की कथा, गरुड़ पुराण जो है पारिवारिक घटनाएं घटने के बाद जो है ये सुनाया जाता है। तो हमारे यहाँ गंगा की इतना बड़ा महत्व है, तो ये लोग पहले से भी जानते हैं, सबको जानकारी थी। आयोजक उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री और सरकार थे। अगर हमारे पास किसी को 100 आदमी को खिलाने की व्यवस्था हो तो हम 5-4 आदमी को निमंत्रण देते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपकी जो है आपका मैनेजमेंट बहुत कमजोर है। इस प्रकार इसी तरह से जो है महाकुंभ प्रयागराज में हुआ। इन्होंने देश के लोगों को और देश के बाहर के लोगों को कुंभ के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर बताकर कि 144 वर्ष बाद आया है। पूरे देश और देश के बाहर रहने वाले लोग जो हमारी संस्कृति से जुड़े हैं वो इसमें स्नान करने के लिए चल दिए। और आप व्यवस्थापक हैं, आपने कोई व्यवस्था नहीं दिया, न आपका रूट मैप था, न आपके पास ये व्यवस्था थी कि इतने लोग आएंगे तो ये कहाँ दिन नित्य कर्म अपना करेंगे। भीड़ बढ़ती गई, आपने कोई कंट्रोल का उपाय नहीं किया, जिसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा कि हमारे सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो हैं पैरों से दब दब करके कुचल करके और मर गए। और उस आंकड़े को ये सरकार बताने को तो 1 मिनट में तैयार है कि जो है 52 करोड़, 55 करोड़, 60 करोड़, 64 करोड़ लोग जो है संगम पर स्नान कर लिए। ये करोड़ों का आंकड़ा बताने में इनको विलम्ब नहीं होता है, लेकिन सदन के पटल पर इन्होंने जो है संगम पर हुए हादसों के न मृतकों की लिस्ट जारी किया, न मृतकों के जो है संख्या बताने का काम किया। इन्होंने छुपाया है। जी, अभी मुख्यमंत्री आज से लगभग 2 दिन पहले सदन में एक सोशल मीडिया पोस्ट को कोट करते हुए बोल रहे हैं कि कुंभ में जिसने जो देखा उसको वो मिला। गिद्धों को लाश दिखी, स्वरों को गंदगी दिखी। उन्होंने विपक्ष पे इशारा करते हुए कहा। अगर आप उनका पूरा वक्तव्य सुनते हैं तो इसको लेके आप कैसे देखते हैं? क्या आप मुख्यमंत्री को ये एज मुख्यमंत्री उनका ये बयान बहुत ही अशोभनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। भावनाओं के साथ खिलवाड़ और किसी विशेष दल के प्रति अपनी आस्था इस तरह से प्रकट करना उनकी ओछी मानसिकता का द्योतक है। जी, कुंभ से हम अब राजनीतिक चर्चाओं की तरफ बढ़ेंगे। एक बार हम आपसे आपकी राजनीतिक जो यात्रा रही है उसके बारे में जानना चाहेंगे। जो राजनीतिक संघर्ष है, आपका जीवन। हमारे पिताजी की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। उन्होंने हमको पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मेरे पिताजी मेरे 31 वर्ष की अवस्था में ही हमारा साथ छोड़ दिए। उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मैं परिवार में सबसे बड़ा था। परिवार की जिम्मेदारी को उनके मरने के जो 7 साल तक मैंने संभालने का काम किया। मेरे मन में, क्योंकि उसमें भी वो गांव के प्रधान थे, एक राजनीतिक सोच थी कि राजनीति करके ही लोग हम सेवा कर सकते हैं। नौकरी में जब थे हम गन्ना विकास परिषद में जूनियर इंजीनियर थे। उस समय मेरे पास जो है सहायक अभियंता का भी चार्ज था। तो इंजीनियर को लोग जो है चोर समझते हैं। हम बचपन से ही हम गलत कार्यों का विरोधी रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफार्म हो जहाँ से मैं लोगों की सेवा कर सकूं और मेरे ऊपर कोई दाग न लगे। तब मैं अपने नौकरी से इस्तीफा देकर 1996 के हम चुनाव मैदान में आ गए।
हमको जब लोगों के अंदर ये जाति का चुनाव हुआ, जाति के आधार पर चुनाव हो रहा था, देश में जो है समाजवाद नहीं था, जातवाद था, तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता छोटे लोहिया जनेश्वर जी का नाम आप सुने होंगे। जी जी, जनेश्वर मिश्रा जी। उनसे मैं ओतप्रोत होकर के हमने समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने का काम किया, और उन्होंने जब पहली बार मुझे टिकट दिया तो मुझे 2007 में सफलता भी अच्छा, मिली। उसके पहले भी आप चुनाव लड़े थे? निर्दल? हम जो है यह बताने के लिए कि जनता की सेवा करके भी आदमी अपने को स्थापित कर सकता है, तो हम दल में रह करके भी 1996 और 2002 का चुनाव हमने लड़ा था जी। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। 2007 के बाद फिर? आदरणीय नेताजी ने 2012 में मुझे विधानसभा रसना से टिकट दिए। जी। हमारी विधानसभा चिल्कार थी, जहाँ से मैं चुनाव जीता था। परिसीमन के बाद जो है बलिया में जो 8 सीटें विधानसभा की हुआ करती थी, वो 60 सीटें हो गई और हमारी सीट समाप्त हो गई। जी। तो हमको आरक्षित पहले सीट थी रसना, वहाँ से हमको उन्होंने लड़ने का मौका दिया, लेकिन मैं किसी पूंजीपति के पूंजी का मैं शिकार हो गया। अच्छा। और हम चुनाव हार गए। जी। उसके बाद जब सरकार बनी तो कुछ दिनों के लिए मुझे आदरणीय अखिलेश यादव जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी सरकार में मुझे संस्कृति विभाग का सलाहकार बनाया था, और मैंने कुछ दिन उस पद पर रहा। वो एक ऐसा विभाग था जहाँ 93 लोगों को एक पुरस्कार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया था, यश भारती। यश भारती पुरस्कार। जी। मुझे सौभाग्य है कि मैं उसी विभाग का सलाहकार रहा। जी। और इस सरकार आने के बाद उन यश भर्ती पाने वाले लोगों को सरकार ने दरकिनार कर दिया। उसके बाद से 2017 में चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि चुनाव में भले ही कोई कुछ कहे, अब चुनाव में जो है आर्थिक रूप से मजबूत होना ये आवश्यक हो गया है। जी जी। मैं समाजवादी आर्थिक रूप से मैं कमज़ोर रहा। अब मैं 2017 के चुनाव को लड़ने से हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री से मैंने ये बात कहा, लेकिन वह हमारे सोच पर, हमारे विचार से इतने प्रभावित रहते हैं कि उन्होंने कहा कि चुनाव आप ही को लड़ना है, आप रिजल्ट पर मत जाइए, आप चुनाव लड़ने का काम। रसरा से ही लड़े आप? फिर पुनः हमको रसना से चुनाव, उनके आशीर्वाद से मैं लड़ा, चुनाव हार गया। जी। लेकिन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारे प्रति जो सोच थी और मजबूत होती चली गई, और 2019 में देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जी। के बेटे का टिकट काटकर हमको अपना उन्होंने उम्मीदवार बनाया। बलिया लोकसभा से हम चुनाव जनता के द्वारा जीत चुके थे। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं, जबरियन रिजल्ट जो है अपने पक्ष में लेने का काम किए। आपको और मेरे साथ दुर्व्यवहार भी किए, हमारे ऊपर लाठी पत्थर भी चलाए गए। अच्छा, आपको चुनाव प्रशासन के द्वारा हरा दिया गया, आप कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव को शासन के लोगों ने मुझे हराया। मैं उसके लिए कोर्ट पे भी गया, लेकिन कोर्ट से भी हमको 5 साल में कोई राहत नहीं मिली, तो मैं अपने को वापस कर लिया। जब 2024 में पुनः हमको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, जी। तो जनता के मन में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि सनातन पांडे तो 2019 में ही चुनाव जीते थे, लेकिन ये अपने वोटों को
जनता के द्वारा जो वोट दिया गया था उसकी मैं रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए सरकार और सत्ता पक्ष के लोगों ने मुझे चुनाव हराने का काम किया था। अब ये चुनाव कैसे जीत सकते हैं? आज जो है बसपा से गठबंधन में नहीं है और चुनाव जीतने के बाद इनको 2019 में हरा दिया गया था। मैं जब क्षेत्र में जाता था तो लोग ऐसी बात को जो है मुँह से कहने का काम करते थे। इसी पर जब हम बलिया टिकट पाने के बाद पहले दिन गया तो जब पत्रकार साथियों ने मुझसे पूछा तो उन्हीं जनता की भावनाओं को आदर करते हुए मैंने कहा था कि अगर जनता ने मुझे चुनाव जिताया तो दुनिया की कोई ताकत, यह सरकार और यह कलेक्टर जी मुझे सर्टिफिकेट लेने से नहीं रोक पाएगा। बयान काफी चर्चा में था आपका। अगर ऐसा ये प्रशासन करेगा तो प्रांगण से जो हमारा चुनाव का काउंटिंग स्थल होता है जी वहाँ से मेरी लाश जाएगी या कलेक्टर की लाश जाएगी। ये मैंने बयान दिया था। ये उन लोगों के भावनाओं को मजबूती देने के लिए था जिन लोग मान कर बैठ चुके थे कि शांतनु पांडे कमजोर व्यक्ति हैं, वे अपने वोटों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। गरीब दलित कुचले हुए की आवाज़ थी कि आप चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें। तो उसी के संदर्भ में अपने लोगों को मजबूती देने के लिए मैंने ये बयान देने का काम किया था, जिसका जनता ने स्वागत किया और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी और गरीब मजदूर किसान व्यापारी सभी ने मिल कर करके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे हमारे पक्ष में वोट देने का काम किया, जिसका नतीजा है कि मैं देश के सबसे बड़े सदन का मैं सदस्य हूँ। आप बलिया से आते हैं, बलिया से देश के पूर्व प्रधानमंत्री और एक लोकप्रिय नेता चंद्रशेखर जी भी आते हैं, वो भी समाजवादी विचारधारा से थे, लेकिन अभी आप उनके लड़के को चुनाव हरा करके गए, सदन पहुंचे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी हमारे भी नेता थे जी उनके समाजवादी विचारों से ओतप्रोत थे। वो सत्ता के शिखर तक गए, प्रधानमंत्री के पद पर थे, लेकिन उन्होंने किसी का दबाव नहीं माना और स्वाभिमानी और समाजवादी होने के नाते उन्हें प्रधानमंत्री पद से त्याग पद देने का काम किया था। इतना बड़ा चरित्र रहा है पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी का। उनसे लोगों को सीख लेनी चाहिए। उनके अच्छे संबंध थे अटल बिहारी वाजपेयी जी से। देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। देखिए, देश को जो है, देश की तकदीर को उन लोगों के हाथों में सौंपना नहीं चाहते थे जिनकी देश की आज़ादी में हिस्सेदारी नहीं रही। वो लोग धर्म के आधार पर देश में सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो देश के साथ है और विपक्ष जो है देश के साथ नहीं है। अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का विरोध करते करते लोग भारत का विरोध करने लगते हैं। मैं उस जनपद से आता हूं जब 1857 से पहले इस हिंदुस्तान में किसी भी दल और किसी भी नेता के पैसे ताकत नहीं हुआ करती थी कि अंग्रेजों के खिलाफ वो बोल सके। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमारे ही जनपद के रहने वाले ग्राम सभा नवा के मंगल पांडे ने 1857 में अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किए और बगावती स्वर को अपना लिए और प्रथम हिंदुस्तान के प्रथम
वो सेनानी कहलाए, प्रथम शहीद सेनानी कहलाए। अभी सरकार तो बलिया इसको पसंद नहीं करती है। जी हम देश के लिए क्या कहेंगे जोगी जी, क्या कहेंगे मोदी जी? एक योगदान तो अपना बताएं कि आजादी से पहले इन लोगों के कौन से नेता जो जेल में गए हैं। इनके नेताओं ने तो अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया है। आज इनको देश की चिंता सता रही। 77 साल बाद हमारे भारत के लोग किसी भूलवश, मानवीय भूलवश, गरीबी के कारण, भूखमरी के कारण अगर बिना वीजा के अमेरिका पहुंच गए थे, जो अपने रोजगार में लगे हुए थे, अपने बच्चे के पालन पोषण में लगे हुए थे, और भारत के प्रधानमंत्री का कहना भी है कि हमारे राष्ट्रपति ट्रंप से अच्छे संबंध है। भारत के प्रधानमंत्री ने जो कि राष्ट्रपति के पिछले बार वोट भी मांगने का काम किए, लेकिन ये जो भारत की बात कर रहे हैं कि हम भारत के हैं, हम भारत की बात करते हैं, तो भारत के रहने वाले लोग, भारत की बात करने वाले लोग अपने प्राणों की आहुति देना पसंद करेंगे, लेकिन अमेरिका की गुलामी पसंद नहीं करेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है उस हिटलरशाही रवैये को जो है भारत के पर दर्शा करके वो साबित करने का काम किया है कि भारत का जितना भी विकसित देश बनने की कोशिश में लगा हुआ है, उसको जो है मेरे जूते तले ही रहना पड़ेगा। उसने भारत के लोगों को जो है, एक हमारा सम्मान था, हमारा आपकी मित्रता अगर है, अगर हमारा बेटा हमारे पर कोई गलती भी कर दिया है तो आप सम्मान के साथ मुझे बात करेंगे और आप कहेंगे कि आपका बेटा ये गलती करे तो सुधारिए या इसको मेरे यहाँ से हटाने का काम कीजिए। लेकिन ट्रंप ने जो भारत की औकात को इतना भी नहीं समझा, भारत के प्रधानमंत्री की औकात को इतना भी नहीं समझा कि वो प्रधानमंत्री से बात कर ले और भारत के लोग को सम्मान के साथ वापस करने का काम कर दे। या देश में ये तीसरी शक्ति के रूप में बनने वाले जो लोग सपना देख रहे हैं, जो सदन में बार बार अपनी बात को कह रहे हैं, विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या भारत के 77 साल के बाद जो है भारत के लोग इसी का सपना देखे थे कि अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका की सरकार जो है भारत के लोगों को जो है वो जो है माल वाहक विमान से जो है हाथ पैर और कमर बांध करके जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है तो अमृतसर के जो है एयरपोर्ट को उतारने का काम करेगी। देश शर्मसार हुआ है, देश का नौजवान शर्मसार हुआ है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था शर्मसार हुई है और देश के लोग शर्मसार हुए। इस पर भारत के प्रधानमंत्री के साथ सम्मुख विपक्ष खड़ा होगा जब वो अमेरिका के साथ विरोध जताएंगे और बताएंगे कि भारत की वास्तविकता क्या है और भारत जो है कितना बलिदानी देश है, भारत का जो सम्मान कितना बड़ा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष से सहमत नहीं लिया, विपक्ष के विचारों से संतुष्ट नहीं हुए और अमेरिका फिर चले गए ट्रंप को शाबाशी देने के लिए कि हिंदुस्तान के लोगों, जानो मोदी तुम अपने को समझो, मेरी औकात क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, ये बताने का काम किया। सर अभी हमारी बात हो रही थी अमेरिका पे, आपने बताया सर रोजगार की स्थिति आपके देखने में क्या है? क्योंकि अगर रोजगार, सरकार का दावा है कि स्वरोजगार बहुत ज्यादा सृजन हुआ है, तो इसको लेके आपका क्या कहना है? मैं मानता हूं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम समाजवादी हैं जी, हम अगर अपना चुनावी एजेंडा देते हैं तो उसको गीता और कुरान की तरफ से पवित्र मानते हैं और अक्षरशः हम लोग पालन करने का काम करते हैं। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का एजेंडा आया, उस एजेंडे में था कि किसानों की आय को हम दोगुना करने का काम करेंगे। आज देश का किसान एमएसपी के लिए जान दे रहा है। सरकार कह रही है कि हम किसानों को सम्मान निधि देते हैं। हमको किसानों को, देश के किसानों को भीख नहीं चाहिए। देश अपनी खेती में किसान अपना खून को पसीना बना कर बहाने काम करता है, हमारे उपज का उचित मूल्य चाहिए, ये मेरा मानना है। किसानों पे बात हुई, युवाओं पे बात हुई, सबसे बड़ा अगर आप देखें तो आप पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके देखने से? आपका लोकसभा बलिया है। पूर्वांचल हमारा अभी बहुत गरीब और पिछड़ा हुआ है।
वहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का 10 वर्ष बीत चुका है। अगर वो 2 करोड़ के हिसाब से अगर रोजगार दी होती तो 20 करोड़ लोगों को उसने रोजगार देने का काम किया होता। इसका मतलब ये होगा कि उसने रोजगार नहीं दिया तो उसका एजेंडा जनता और नौजवानों में भ्रम फैलाने के लिए था, और उस पर वो सफल हो गए। और वो जो है देश में तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री की शपथ लेने का काम किया है। देश का रोजगार हताश है, बेरोजगारी इतनी कदर बढ़ गई है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने स्वीकार किया था कि हम 100 रुपया अगर दिल्ली से भेजते हैं तो किसानों के पास, मजदूरों के पास 15 रुपया मनरेगा का पहुंचता है। देश के प्रधानमंत्री की भी जानकारी रखनी चाहिए कि आज गांव में मजदूरी जो अनस्किल्ड हैं वो 500 रुपया पर खेतों में काम कर रहे हैं। स्किल्ड जो मजदूर हैं वो शहरों में 1000 दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। अगर गांव में ही मजदूर 500 रुपया का मिल रहा है तो किस हिसाब से और किस ईमानदारी की बात करके वो जो है मनरेगा का मजदूरों को 250 रुपये दे रहे हैं। इसका मतलब कि साफ साफ जाहिर है कि अगर राजीव गांधी ने 100 में 15% की बात को स्वीकार किया था तो वो महान व्यक्ति कहा जाएगा। और आप 500 रुपये के मजदूरी करने वालों को 250 रुपये पर आप काम करा रहे हैं तो ये जो है आपकी और दूरदर्शिता है, और आप जो है खुद जो है भारत के मजदूरों को बेकार करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। सर, समाजवादी पार्टी जो है लगभग 35 सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। 37 सांसद हैं, माफ करिए, विपक्ष के 37 सांसद हैं। तो सदन में आप इन मुद्दों को क्यों उठाते हैं? आपका क्या आगे इनिशिएटिव रहेगा इन सारे मुद्दों को लेकर के? हम लोग सदन में समाजवादी पार्टी संघर्ष में विश्वास करती है जी। हम किसी के महिमा पर नहीं है। समाजवादी जो होता है हमेशा जो है संघर्ष में विश्वास करता है। हमको संघर्ष में विश्वास है। अगर जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है तो जनता के हर सवाल पर हमारे लोकसभा के सदस्य अपनी बात को रखते हैं। बड़ी मजबूती के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लोकसभा के सदस्य हैं और नेता भी हमारे दल के, हर सवाल पर, किसान के सवाल पर, मजदूर के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, अग्रवीर के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर हमेशा अपने सदन में मजबूती के साथ बात को रखने का काम करते हैं। सर, 2024 का जो चुनाव था, अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया था उसमें, तो क्या ये 27 के चुनाव में पीडीए का नारा रहेगा? और पीडीए को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या विचार है? देखिए, पीडीए की ही बदौलत में सांसद हूँ। अच्छा, पीडीए की ही बदौलत में सांसद हूँ। पीडीए का शाब्दिक अर्थ आपके मायनों में क्या है? देखिए, जो लोग समझाने में लगे हैं पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक, जी, मैं मानता हूँ, अखिलेश यादव मैं मानता हूँ, लेकिन अगर पीड़ित है तो उसकी आवाज बनना गुनाह है। दलित है तो उसका आवाज बनना गुनाह है। अल्पसंख्यक है तो उसकी आवाज बनना गुनाह है। तो हम तो पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित कोई भी हो सकता है। पीड़ित ब्राह्मण हो सकता है, ठाकुर हो सकता है, बोबियार हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, पीड़ित तो कोई हो सकता है। अच्छा, मतलब आपके मायने में पीडीए का अर्थ है पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक। इसके क्रम में उत्तर प्रदेश से आप आते हैं और बलिया के पूर्वांचल, जिसे एक समय कहा जाता था कि आपराधिक पृष्ठभूमि यहाँ ज़्यादा थी,
तो क्या उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है, योगी सरकार का दूसरा टर्म चल रहा है, अपराध को लेकर के क्या काम हुए हैं? क्या जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उससे अपराध कम हुआ है जो सरकार का दावा है, या अपराध को लेकर के आपके क्या देखते हैं आप? अपराध करने की प्रवृत्ति में अंतर हुआ है। जी, अपराध कम नहीं हुआ है। अपराध बढ़ा है। पहले अपराधी हुआ करते थे, अब स्वयं सरकार के मुख्यमंत्री ही अपराधी हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री अपराधी हैं। आप बताइए कि आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले गांव का प्रधान हुआ करता था। वो जो है भूमिहीन को कह देता था कि आप जाकर के अमुक स्थान पर घर बना लो। वो बेचारा अपने जीवन की मजदूरी लगा करके अपनी 3 पुस्तक उस जमीन पर जो है बसने का काम किया, और आपका एक बुलडोजर आ गया। उस बेचारे जिसने पूरी अपने जीवन की पूंजी लगा दिया हो, आप उसको उजाड़ने में अपने बुलडोजर का उपयोग कर रहे हैं। हमारे समय से भारत का संविधान भी नहीं कहता है। और मैं जहाँ बैठा हूँ दिल्ली में, यहाँ भी मैं सुना हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पर झोपड़पट्टी डालने वालों को भी सरकार पहले बसाने का काम करती है, तब झोपड़पट्टी उजाड़ने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी की सरकार बिना गरीबों को बसाए उसको उजाड़ने का काम कर रही है। इसका मतलब कि वह जो है भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं, उनका आपराधिक कृत्य ये दर्शा रहा है। जो लोगों को दबाने की प्रवृत्ति है, जो उनके द्वारा इनकाउंटर किए जा रहे हैं, वो एक तरह का अपराध है। चाहे घटना जो भी हुई हो, चाहे कानपुर में दुबे जी की हत्या हुई, विकास दुबे की बात कर रहे हैं आप? विकास दुबे की हत्या हुई, देश ने जो है उसको जो है चैनलों पर देखा कि उनकी हत्या कैसे हो रही है, आपकी सुरक्षा में हत्या हो रही है, गाड़ी बदल दी जा रही है। हनुमान पाड़े की हत्या जो मधुबन में घर से बुला करके काउंटर किया जा रहा है। मुसलमान की बात करें तो आप कहें कि मुसलमान की बात करते हैं। क्या जेल में तड़पा करके मुख्तार को नहीं मारा गया? अच्छा, मुख्तार अंसारी की हत्या की गई ऐसा आपका मानना है? तड़पा करके। जेल जो है हमारा सुधार गृह है, हमको मौका देता है कि सुधरो, गलती की हो तो। जेल यातना का जगह नहीं है। मुख्तार अंसारी पे बात की। मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो माफिया हमसे भीख मांगता था कि हमारी जान बख्श दो, तो हमने कहा कि तुमसे जितनों के जान को खतरा है। इस बात को कहा उन्होंने, तो कहा कि उसको मरना ही था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और जोगी हैं, तो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की लिस्ट जारी करें। जी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने आज से 2 दिन पहले सदन में बात करते हुए नेताजी के एक पुराने वीडियो मुलायम सिंह यादव का उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप इस बात को भी मानते हैं? तो क्या सदन में इस तरह की बातचीत उचित है? देखिए, ब्रिजेश पाठक जी को नेताजी पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नेताजी के जज्बात को समझें। नेताजी ने वो काम किया रक्षा मंत्री रहते हुए जो हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री नहीं कर पाया। पहले हमारे जो सैनिक शहीद होते थे, उनका टोपी और बेल्ट आता था। कितनी महान दूरदर्शिता थी आदरणीय नेताजी की, कितना जमीन से जुड़े हुए थे कि उस शहीद के माँ को दर्द को जाना, उस शहीद के बहन को दर्द को जाना, उस शहीद के पिता को दर्द को जाना, उस गांव के लोगों को दर्द को जाना, और मौका मिलेगा केंद्र सरकार में उनको रक्षा मंत्री पद का, तो उन्होंने आदेश कर दिया कि हिंदुस्तान की सीमाओं पर मरने वाला कोई भी नौजवान होगा,
उसका पार्थिव शरीर सम्मान उसे घर तक पहुंचाया जाएगा और उसको जो है राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। इस सोच को क्या ब्रजेश पाठक नहीं जानते? इस बात को ब्रजेश पाठक ये नहीं जानते हैं? अरे ये सत्ता आती रहेगी, सत्ता जाती रहेगी। कल आप डिप्टी सीएम हो, कल नहीं रहोगे, लेकिन समाज में उस नफरत का बीज मत बोने का काम करो जो तुम बोने का काम कर रहे हो। हम चर्चा को अब हमारे पास दो अंतिम प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी आपके अनुसार? अब हम अपनी रणनीति का तो खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन 2027 में हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि डबल इंजन की जो सरकार है इसे उत्तर प्रदेश आगे कंटिन्यू करेगा, जनता भाजपा के साथ रहेगी, क्योंकि भाजपा ने जितने वादे किए वो सारे वादे पूरे किए। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? डबल इंजन की सरकार आपने पूछा, सच बात है कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार प्रदेश वाइज किसानों का बंटवारा करेगी। डबल इंजन की सरकार रोजगार छीनने के लिए है। डबल इंजन की सरकार बेरोजगारी बढ़ाने के लिए है। डबल इंजन की सरकार में जो है एक भी उत्तर प्रदेश में जो है परीक्षाएं सफलपूर्वक नहीं हुई, 9 परीक्षा हुआ। इसके लिए पेपर लीक डबल की इंजन बात की कर रहे हैं। सरकार काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार, हम उत्तर प्रदेश के किसान हैं। डबल इंजन की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भी सरकार है। मैं किसी किसान की बुराई नहीं करना चाहता, मैं कह रहा किसी किसान से विरोध नहीं है, लेकिन अगर डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है तो डबल इंजन की सरकार जो छत्तीसगढ़ में भी है। अगर डबल इंजन की सरकार किसानों को जो 32 रुपये धान देने का काम कर रही है उनका, तो मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश के किसानों को जो 32 रुपये प्रति क्विंटल जो है धान का मूल्य जो है देने का काम करे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, कहीं मोदी की सरकार है, कोई योगी की सरकार है। इन लोगों के अपने अपने सरकारें चल रही हैं। हमारा अंतिम प्रश्न ये है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री जातिवाद करते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, न हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, न हमारे राष्ट्रीय नेता कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर जातवादी नहीं है तो आप अपराध पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों का नाम तो घोषित करें। इसे पता चल जाएगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ कितना सही है और योगी जी कितना सही है। हमारे साथ बातचीत के लिए सनातन पांडे जी थे, जो बलिया से सांसद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए।